हम लोग पढ़ रहे थे क्रोमोसोमल एब्रेशन। ठीक। तो कुछ याद है क्या होता है क्रोमोसोमल एब्रेशन? जो क्रोमोसोम के अंदर चेंज आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोमल जो एब्रेशन होता है वो कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। कौन कौन सा? एक स्ट्रक्चरल, एक न्यूमेरिकल। स्ट्रक्चरल में क्या होता है? क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आता है। न्यूमेरिकल में क्या होता है? क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आता है। जो हम स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन पढ़ रहे थे, मतलब कि स्ट्रक्चर में आने वाला चेंज, उसमें हमने पहला वाला पढ़ा था डिलीशन। पढ़ा था डिलीशन। और डिलीशन मतलब क्या होता था? किसी भी क्रोमोसोम के कोई पार्ट का घट जाना। ठीक। डिलीशन के हमने कुछ इफेक्ट पढ़े थे। जैसे एक था क्राइडू चैट, जिसमें बच्चा बिल्ली की तरह रोने लगता है। एक था फिलाडेल्फिया 22। ठीक। और जीन का नंबर कम हो जाता है, क्रोमोसोम का साइज छोटा हो जाता है। ठीक। हमने यहीं तक पढ़ा था। और डुप्लीकेशन पढ़ना था हमको आज। डालो हेडिंग डुप्लीकेशन। नाम से समझ में आ रहा है? डुप्लीकेशन मतलब डुप्लीकेट हो जाना। मतलब इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम का कोई पार्ट होता है वो रिपीट हो जाता है, इसीलिए इसको कहेंगे रिपीटेशन भी लिखा जाता है। ठीक। क्या लिखा जाता है? रिपीटेशन। क्या होता है इसमें? क्रोमोसोम का कोई पार्ट होता है वो बढ़ जाता है। लिखो, ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। क्या लिखा दिया था? कोई बात नहीं, फिर से लिख लो, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज इंक्रीज्ड। ठीक। अब ये बहुत सारे टाइप का होता है। जैसे एक होता है टेंडम डुप्लीकेशन। अब ये टेंडम क्या होता है? ये मान लो कोई नॉर्मल क्रोमोसोम है। ठीक। इधर देख लो, वहां का देख रहे हो। ये कुछ समझ में आ रहा है? कुछ अंतर? क्या दिख रहा है? कुछ बढ़ गया ना? और कहाँ पे बढ़ा? उसके जस्ट पास में। तो जब टैंडम डुप्लीकेशन होता है, इसमें क्या होता है, जो पार्ट इंक्रीज होता है वो ओरिजिनल सेगमेंट के जस्ट पास में होता है और सेम ऑर्डर में होता है। बात समझ में आ रही है? जो पार्ट इंक्रीज होगा वो ओरिजिनल सेगमेंट के जस्ट पास में और सेम ऑर्डर में। दूसरा होता है एक रिवर्स टेंडम। कौन सा? रिवर्स टेंडम। रिवर्स टेंडम क्या होगा? मतलब समझ में आई? टेंडम और रिवर्स टेंडम में अंतर क्या है? टेंडम में क्या होता है कि जो पार्ट होगा इंक्रीज होगा वो सेम सेगमेंट के पास होगा, ओरिजिनल सेगमेंट के पास, और ऑर्डर भी सेम होगा। रिवर्स टेंडम में क्या होगा? होगा तो ओरिजिनल सेगमेंट के पास ही, लेकिन जो ऑर्डर होगा वो चेंज होगा, इन्वर्स हो जाएगा। इसी को बोलते हैं रिवर्स टेंडम। ठीक। लिख लो, टेंडम, टेंडम डुप्लीकेशन। द एक्स्ट्रा सेगमेंट, द एक्स्ट्रा सेगमेंट located, extra segment located immediately, immediately after, immediately after normal segment, normal segment। ठीक। बना लो ये वाला।
ठीक। दूसरा रिवर्स टेंडम, रिवर्स टेंडम, द एक्स्ट्रा सेगमेंट, द एक्स्ट्रा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट is located, is located in reverse order, in reverse order, ठीक। दूसरा वाला बना लो, ये दोनों समझ में आए? अरे हाँ ना बोलो भैया, कुछ आ गए। तीसरा है डिस्प्लेस्ड, हाँ डुप्लीकेशन का ही। अगला है डिस्प्लेस्ड, कुछ नाम समझ में आ रहा है? डिस्प्लेस्ड मतलब, हाँ एकदम प्लेस होगा, एकदम चेंज हो जाएगा। जैसे यही चीज है, समझ में आया? इन दोनों में अंतर को समझ में आ रहा है? टेंडम में और इसमें डिस्प्लेस्ड में। टेंडम में क्या है, जहां ओरिजिनल सेगमेंट है उसके जस्ट पास में प्रेजेंट है रिपीटेड सीक्वेंट। डिस्प्लेस्ड वाले में क्या है, ओरिजिनल सेगमेंट से दूर है। ठीक, अब वो दूर यहां पर भी हो सकता है, और कंडीशन ये भी हो सकती है, बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? यहां क्या था, ये 2 और 3 रिपीट थे, 2 और 3 रिपीट है ये, और कहां पर रिपीट है, जहां ओरिजिनल सेगमेंट प्रेजेंट है। ठीक, तो ये हो गया क्या, टेंडम। ठीक, सीक्वेंस भी देखो सेम है, 2 3 2 3 है सेम। रिवर्स टेंडम में देखो क्या है, 2 3 है, प्रेजेंट जस्ट आफ्टर में है, लेकिन ऑर्डर उल्टा हो गया, देखो 3 और 2 हो गया। ठीक, अगला है डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस्ड में क्या है, ये 2 3 प्रेजेंट है, लेकिन इसके जस्ट आफ्टर नहीं प्रेजेंट है, कहीं दूर जाके प्रेजेंट है, तो डिस्प्लेस्ड हो गया, प्लेस ही चेंज हो गया। ठीक, और या तो सेम आर्म पे हो सकता है, या फिर यहां पर जा सकता है। प्लेस यहां भी चेंज है, प्लेस यहां भी चेंज है, मतलब डिस्प्लेस्ड में क्या होता है, जो ओरिजिनल सेगमेंट होता है उससे बहुत दूर प्रेजेंट होता है, रिपीट होता है लेकिन दूर रिपीट होता है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेस्ड। समझ में आया ये डुप्लीकेशन? अब पिछली बार जो एग्जाम हुए थे हरियाणा वगैरह के, उसमें पूछा गया था कि कौन से डुप्लीकेशन में दोनों आर्म इन्वॉल्व हो सकती हैं। ठीक, इसको बोलते हैं होमो ब्रेकियल डुप्लीकेशन। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। ब्रेकियल का मतलब होता है आर्म, मतलब इस वाले में देखो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है लोकेशन, और सेम आर्म में चेंज हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं होमो ब्रेकियल। क्या बोलेंगे, होमो ब्रेकियल। इसको बोलते हैं हेट्रोब्रेकियल। क्या बोलेंगे, हेट्रोब्रेकियल। क्यों, क्योंकि इसकी आर्म भी चेंज हो गई है। तो पूछा गया था कि कौन सा ऐसा ये डुप्लीकेशन होता है जिसमें दूसरी आर्म भी इन्वॉल्व हो सकती है, तो कौन सी वाली में, हेट्रोब्रेकियल में। होमोब्रेकियल में दोनों आर्म इन्वॉल्व
नहीं होती हैं। तो समझ में आया डिस्प्लेस्ड और डुप्लीकेशन, ये टेंडम। लिखो डिस्प्लेस्ड में रिपीटेड सेगमेंट, रिपीटेड सेगमेंट located, repeated segment located away from, away from original segment। ठीक। और उसमें लिख लो दो टाइप का, होमोब्रेकियल और हेट्रोब्रेकियल। होमोब्रेकियल में लिख लेना सेम आर्म, और हेट्रोब्रेकियल में डिफरेंट आर्म। बाकी लोग कहाँ गए? क्यों? अच्छा। तुम लोग नहीं गए तो देखिए आ गए। अब बताओ कोई ऐसा जिसको ना समझ में आया हो ये डुप्लीकेशन? क्यों? आ गया तुमको? तुमको आ गया सबको? आगे बढ़े। तो ये था डुप्लीकेशन, बहुत सिंपल है, ज़्यादा लॉजिकल नहीं है इनमें, बस एक बार समझ जाओ तो याद हो जाते हैं। ठीक, अब डालो इसके इफेक्ट। इफेक्ट जो इन सबसे क्वेश्चन पूछते हैं वो इनके इफेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर, कि इसका इफेक्ट क्या होता है। तो कोई इफेक्ट तुम्हें यहाँ समझ में आ रहा है, इसका इफेक्ट क्या होगा? डुप्लीकेशन का इफेक्ट क्या होगा? साइज बढ़ जाएगा किसका? क्रोमोसोम का। लिख लो क्रोमोसोम साइज इंक्रीज। लिखो। मैं लिखवा चुका हूँ, इतना एडवांस पढ़ाया नहीं, लिखवा पहले दिया मैंने। और क्या इफेक्ट आ सकता है? जीन नंबर में क्या चेंज आएगा? क्या होगा? हाँ ना, जीन में क्या, जीन नंबर में क्या चेंज आएगा? जीन नंबर में चेंज क्या आएगा? बताओ भाई, क्रोमोसोम का साइज बढ़ रहा है तो जीन नंबर में क्या इफेक्ट आएगा? जीन नंबर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जीन कहाँ रहते हैं? क्रोमोसोम पे। और जब क्रोमोसोम बढ़ रहा है तो जीन का नंबर भी बढ़ जाएगा। तो लिख लो जीन नंबर इंक्रीज। डिलीशन में क्या हुआ था इफेक्ट? जीन नंबर क्या हुआ था? बोलो। कम हुआ था। डिलीशन में जीन नंबर कम हुआ था, क्रोमोसोम का साइज छोटा हुआ था। डुप्लीकेशन में क्रोमोसोम का साइज बढ़ रहा है, जीन नंबर बढ़ रहा है। अगला इफेक्ट इसमें आप बहुत पूछा जाता है, बार आई इन ड्रोसोफिला। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि बार आई इन ड्रोसोफिला किस वजह से होता है। किस वजह से होता है? डुप्लीकेशन की वजह से। और इसमें क्या होता है, एक जो एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक,
क्या होता है, जब क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम को जैसे याद करो मैंने बताया था कि जब हम इनको देखने के लिए कुछ डाई वगैरह का यूज करते हैं, बताया था। तो जब डाई का यूज करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि डाई पूरा रंग देती है, ठीक। डाई पूरा नहीं रखती, वो क्या करती है, क्रोमोजोम के जो कुछ स्पेसिफिक पार्ट होते हैं उनको रंगती है। बात समझ में आ रही है। क्रोमोजोम का कुछ स्पेसिफिक पार्ट होता है, केवल उनको ही रंगती है। तो जैसे मान लो ये हो गया पहला पार्ट, इसको रंग दिया, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ऐसे। बात समझ में आई। इसको बोलते हैं बैंडिंग पैटर्न। क्या बोलते हैं? बैंडिंग पैटर्न। ये अभी नहीं, ये लास्ट में पढ़ाएंगे जब, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर थोड़ा पार्ट है, लेकिन अभी थोड़ा जान लो ये क्या होते हैं, बैंडिंग पैटर्न। बैंडिंग पैटर्न समझ में आ रहा है कि किस तरह से किसी क्रोमोजोम को कलर दिया जाता है, वही है उसका बैंडिंग पैटर्न। बात समझ में आ रही है। बैंड का मतलब बजाने वाला बैंड नहीं है जो बारात में जाता है, वो वाला बैंड नहीं। बैंड का मतलब एक कलर वाला बैंड, ठीक। तो बैंडिंग पैटर्न। और इसमें क्या होता है, जो 16A बैंड होता है, आप समझ में, 16A बैंड का मतलब क्या हुआ, जो 16वें नंबर का बैंड होगा, ठीक, वही क्या होता है, बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि ड्रोसोफिला में 12 क्यों होती है, तो डुप्लीकेशन इन 16A बैंड। बात समझ में आई। क्यों होती है, जो 16A बैंड होता है वो रिपीट हो जाता है। बात समझ में आई। क्वेश्चन यही पूछा केवल, कहेगा ड्रोसोफिला में 12 क्यों होती है, क्यों होती है, 16A बैंड के रिपीट होने की वजह से। तो लिख लो 12 इन ड्रोसोफिला, डैश करके लिख लो, रिपीटेशन ऑफ, रिपीटेशन ऑफ 16A बैंड ऑफ, 16A बैंड ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ठीक। जैसे वहां बैंड चलते हैं ना, सूरज बैंड, मोहन बैंड, राधे बैंड, ऐसे ही यहाँ भी एक बैंड, दो बैंड, तीन बैंड, चार बैंड, ठीक, इनके नाम है। तो 16A बैंड जो होता है वो रिपीट हो जाता है, ठीक। अगला पॉइंट लिखो, अकॉर्डिंग टू ओनो, क्या, हाँ, वो किसी फॉर्म रिपीट हो सकता है, वो रिपीट हो जाता है बस। हाँ, बस रिपीट हो गया, उसी वजह से 12 आ जाती हैं। 12 का मतलब कलरफुल आंखें हो जाती हैं उसकी, रंग बिरंगी, ठीक। हाँ, मतलब आंखें उसकी रंग बिरंगी हो जाती हैं। अब इनका नाम क्या है, ओनो। अगर इनको अगर स्पेस बीच में लगा दो तो, ऐसा नाम रखते हैं लोग, क्या ही बताया जाए। बढ़िया नाम है ना, ओनो। हाँ, तो देखो अकॉर्डिंग टू ओनो, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन इज द सोर्स ऑफ, डुप्लीकेशन इज द सोर्स ऑफ न्यू जीन, सोर्स ऑफ न्यू जीन, डुप्लीकेशन इज सोर्स ऑफ न्यू जीन, ठीक। क्वेश्चन पूछता है किसने कहा था डुप्लीकेशन इज द सोर्स ऑफ न्यू जीन, ओनो। अब पूछता है कौन सा क्रोमोसोमल एब्रेशन जो है जिससे न्यू जीन आने के चांस बनते हैं, कौन से, डुप्लीकेशन से। बस इतने सारे इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। अगला लिखो, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन खत्म, किसी को कोई समस्या तकलीफ, जेनेटिक्स कठिन है, कठिन है, कठिन है जेनेटिक्स, है थोड़ी थोड़ी, जेनेटिक्स कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है, पता ही नहीं, कठिन है कि सरल है पता नहीं। अभी समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, फिर कैसे कठिन है।
क्यों? अरे बहुत सिंपल सब्जेक्ट है ना? सिंपल, बहुत सिंपल है। देखो सब ना इसके, अगर केवल नाम पकड़ना सीख जाओ तो बहुत सिंपल है, अगर नाम नहीं पकड़ पाए तो बहुत उतना ही हार्ड है फिर। देखो नाम में क्या लिखा है, लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, कहते हैं ना, और जेनेटिक्स में सब कुछ नाम में ही रखा है। क्या लिखा हुआ है? इनवर्जन। तो समझ में आ रहा है नाम है? नया नाम समझ में आ रहा है? इनवर्स सुना है? इनवर्स, इनवर्स मतलब क्या होता है? उल्टा। तो इन्वर्जन मतलब क्या हो जाएगा? उल्टा होना। बात समझ में आ रही है? बस यही समझ में आ गया, यही है। इसमें क्या होता है? वो समझ में आ रहा है क्या हुआ इसमें? अब बताओ इसमें कुछ चेंज आएगा क्रोमोसोम के साइज में? आएगा? क्या चेंज आएगा? साइज में चेंज आएगा? फिर तुम्हारी खोपड़ी नीचे कर दें, पैर ऊपर कर दें, साइज में चेंज आएगा? क्या चेंज आएगा? तुमको उल्टा खड़ा कर दें, साइज में चेंज आएगा? कुछ कैसे चेंज हो जाएगा? अगर तुमको ऐसे सीधा सीधा खड़ा करें तब भी 5 फुट, और खोपड़ी के बल खड़ा कर दें सीधा तब भी 5 फुट, चेंज आया साइज में? ये खड़ा करने उल्टा करने का 6 फुट हो जाते हैं। बताओ, ऐसा होगा क्या? तो क्रोमोसोम के साइज में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। क्रोमोसोम के नंबर में आएगा? आएगा? कैसे आएगा? हाँ तो फिर वही बात, तुम्हारी टांगे ऊपर खोपड़ी नीचे, कितनी टांगे हो गई तुम्हारी? 3 हो गई? दो ही रही, और खोपड़ी कितनी हो गई? कोई चेंज आया? अरे बताओ। बोलो। तो हम तुम्हारे बॉडी में नंबर ही तो बता रहे हैं तुम्हारे। अब यहाँ तुम्हारे नीचे है ऐसे, कितनी उंगलियां हैं? कितनी उंगलियां हैं? बोलो। अरे ठीक, 8 उंगलियां तो अंगूठे। अब तुम्हारे पैर ऊपर कर दिए, अब कितनी उंगलियां कितने अंगूठे? बोलो। उतने ही रहेंगे ना? अब समझ में आया कुछ? इसमें जीन नंबर में चेंज आएगा? बोलो। यहाँ पे मान लो थे 5 जीन, यहाँ थे 5 जीन, ठीक। यहाँ भी 5 जीन, यहाँ भी 5 जीन, यहाँ भी 5 जीन, यहाँ भी 5 जीन, यहाँ भी 5 जीन। टोटल जीन कितने हो गए? 30 हो गए। कितने जीन है? 3 में कितने जीन थे? 2 में कितने जीन थे? 4 में कितने जीन थे? अरे मैं तुमको एक सिंपल समझा रहा, तुमको वो नहीं समझ में आ रहा, तो तुम्हें मैथ में लाना पड़ा। मैथ सरल है। अरे यार, एग्रीकल्चर वालों को मैथ आती है अच्छी। अच्छा, तुम एक्सेप्शन वाले हो। सबसे बेकार सब्जेक्ट यही लगता है। मैं इसी की वजह से भाग के आया था एग्रीकल्चर में। अब इतना भाग रहा हूँ लेकिन पीछा नहीं छोड़ी। मैं इससे भागा इस चक्कर में कि मैथ नहीं मिलेगी। तो जानते हो 10th में मिलती है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मिलती है ना एग्रीकल्चर में। मेरा 9th से एग्रीकल्चर है, इसी चक्कर में, मैथ चक्कर में। तो 10th में मैथ मिल गई, 9th में भी मैथ होती है, 10th में भी मैथ हो गई। रोज हो गए, चलो पास हो गए। अब मैथ से छुटकारा मिल गया। 11th में मिली, 11th में एग्रीकल्चर में मैथ, ठीक। वहां रोज हो के पास हो गए, चलो अब मैथ से छुटकारा मिल गया। बीएससी में आए, कौन सी मिली? मैथ, ठीक। चलो हम बीएससी निकल गई। अब सोचे अब सुकून मिल गया, अब मैथ नहीं आएगी। हम आगे ले लिए कौन सब्जेक्ट? हम लिए ये वाला सब्जेक्ट, ठीक। एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है, स्टेट सबको पढ़ना है।
स्टेट सबको पढ़ना होता है एमएससी में, तो ये स्टेट तो सबको पढ़ना है। और जो जीपीवी होती है, ये जो टोटली डिपेंड होती है, मेंडल किससे पता गए थे याद है? 9 3 3 1 1 2 3, पूरी किस पे आ गई? मैथ पे। हमको जो पहला सब्जेक्ट मिला पढ़ने के लिए मिला बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स। और बायोमेट्रिक्स में क्या होता है? मीन, मीडियन, मोड, रेंज, कोरिलेशन, पाथ, यानी क्या क्या होता है, सब होता है टोटल मैथ। जितनी एनालिसिस होती है सब किस में होती है? मैथ में। मतलब जिससे जितना भाग रहा था उसने पीछे हमारा। अरे मीन मोड में केवल नाम बताया हो तुम्हें, और उसके बाद जब ये निकालो कोरिलेशन, रिग्रेशन, पाथ, फिर उसके बाद डिजाइन सारी, रैंडम हम सुने होंगे, आरबीडी, एलएसडी, सीआरडी, पढ़े होगे ना? ये सब हमको लगानी पड़ती हैं। इससे भाग रहे तो पीछा नहीं छोड़ी हमारा, जो कि सबसे बेकार में यही लगता है सब्जेक्ट। बस पास हो जाता हूँ इसमें किसी तरह से। क्या बता रहा था मैं? अब समझ में आ गया? 3 नंबर में चेंज आएगा? आएगा? अब बताओ आएगा? अब नहीं आएगा? ठीक। अब एक चीज देखो, दोनों में कोई अंतर है? दोनों में अंतर है? ये फर्स्ट, ये सेकंड, दोनों में कोई अंतर है? क्या अंतर दिख रहा है? चार, वो तो हमने दे दिया 4 5 नंबरिंग के लिए। अंतर क्या आया है? आर्म डिफरेंस आया। हाँ, मतलब क्या है कि इसमें एक ही आर्म में हो जाता है, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है नहीं है, और इस वाले में इन्वॉल्व है। तो इन्वर्जन कितना टाइप का हो गया? 2 टाइप का। एक को बोलते हैं पैरा सेंट्रिक। पैरा का मतलब होता है दूर, तो पैरा सेंट्रिक मतलब सेंट्रोमियर से दूर, मतलब एक ऐसा इन्वर्जन जिसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होगा। और जो दूसरा होता है बोलते हैं पेरी सेंट्रिक, मतलब सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होगा। ठीक। इन्वर्जन कितने टाइप का? कौन कौन सा? पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक। पैरासेंट्रिक मतलब सेंटर में इन्वॉल्व नहीं होगा, मतलब जो इन्वर्जन होगा एक ही आर्म में होगा। और पेरीसेंट्रिक में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होगा, मतलब कि इन्वर्जन दोनों में आर्म, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होगा और इन्वर्जन दोनों आर्म में होगा। तो ये होता है 2 टाइप का, पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक। ठीक, लिख लो। इन्वर्जन में द सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम segment of chromosome is rotated by, rotated, rotate हो जाता है, is rotated by ए मैथमेटिशियन। कितने डिग्री? कितने डिग्री रोटेट होगा? 180 के आसपास की, एग्जैक्ट 180। हाँ, 180 डिग्री रोटेटेड बाई 180 डिग्री। ठीक। कितना डिग्री रोटेट हो जाता है? 180 डिग्री। देखो सबसे पहले डिस्कवर किया था इसको कर्टिवांट ने। हाँ, डिस्कवर्ड बाई कर्टिवांट एंड प्लंकेट। अच्छा, ये लोग नाम कहाँ से लाते होंगे?
नहीं, बचपन में भी तो कुछ नाम होता होगा। काहे नहीं रखेंगे? अब जैसे हम लोग बुलाते हैं। अच्छा ये बताओ, जब हम लोगों के नाम होते हैं, और जब हम लोगों के नाम का प्रोनाउंसिएशन कोई फॉरेन वाला करता तो कैसे करता है? अरे नहीं, इनका नाम ऐसे ही रखते हैं। अरे सब कैरोलस लीनियस नहीं होते हैं कि अपना नाम चेंज कर लिया। अरे मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये लोग नाम कैसे रखते होंगे? जैसे चाइना वालों को तो समझ में आता है कि वो क्या करते होंगे, अपने घर में बर्तन रखते हैं, उठा के फेंके, जो आवाज आई वही नाम। थाली फेंके, अगर आगे खिन पिन खिन, तो नाम हो गया खिन पिन पिन। अगर लोटा फेंके, अगर आवाज आई टुन पिन किन, तो आवाज नाम हो गया टिन पिन पिन। तो वो तो समझ में आता है कि वो नाम ऐसे रखते होंगे बर्तन फेंक के। हैं? हाँ वही तो, नाम बर्तन वर्तन फेंक के रखते होंगे। जो बर्तन फेंका, जो नाम आवाज आ गई वही नाम। ये लोग कैसे रखते होंगे? हाँ तो वही तो बता रहा हूँ। हमको यही लगता है कि वहां तो ऐसे नाम रखते होंगे। हैं? चलो, क्या लिखा? रोटेट बाई 180 डिग्री। लिखो इन्वर्जन इज ऑफ टू टाइप। नाम पहले अच्छे रखे जाते थे हम लोगों के यहाँ। बड़े बड़े नाम होते थे, नाम में दम होता था। किसी का नाम लो तो लगता है कि हाँ वजन है उसके नाम में। अब नाम इतने इतने रख दिए जाते हैं। अब नाम होगा, इतना बड़ा नाम होगा उसको छोटू। वही तो, अब नाम अच्छे नहीं रखते हैं। नाम रखना चाहिए थोड़ा वजन वाला। हाँ, जैसे देखो, अधिकतर जो हमारे आजकल प्रोफेसर हैं ना, वो जो हमारे प्रोफेसर बन चुके हैं, असिस्टेंट ने जो प्रोफेसर हैं, उनके नाम हमेशा देखो शॉर्ट में लिखे रहते होंगे। ए पी शर्मा, आर बी सिंह। रहते ना, कम से कम दो, कम से कम टुकड़ों में बांटो तो नाम लिखने में तो मजा आए। अब हमारा ही नाम इतना छोटा नाम है, अब क्या ही उसको बताया जाए। नाम बड़ा होना चाहिए। ठीक ना? जो अपने तुम्हारे जो अगली जनरेशन है, तुम्हारे जो बच्चे हैं, उनका नाम रखना खूब कम से कम इतना लंबा, जो नाम रखे तो अपना शॉर्ट में रख सके। ठीक। क्या लिखा? इन्वर्जन टू टाइप। पहला लिखो पैरासेंट्रिक। पैरासेंट्रिक में क्या होगा? सेंट्रोमियर नॉट इन्वॉल्व। देखो, सेंट्रोमियर नॉट इन्वॉल्व। इन्वर्जन इन वन आर्म ओनली। इन्वर्जन इन वन आर्म ओनली। वन आर्म ओनली। बना लो पहला वाला, पैरासेंट्रिक। दूसरा अपने आप लिख लोगे? क्यों? सब लोग लिख लो दूसरा अपने आप। क्या लिखोगे उसमें? सेंट्रोमियर इन्वॉल्व और बोथ आर्म। तुम सब होशियार हो गए।
लगता है ना खुद को होशियार हो गया? नहीं लगता? अरे यार, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, बहुत होशियार हो तुम। खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों? होशियार हो तुम? अरे तुम होशियार हो? अरे कम से कम अपने ऊपर तो भरोसा लाओ। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा यूजी में एक बैचमेट था, मतलब एक होता सफेद झूठ, एक होता सफेद से भी गहरा सफेद झूठ। वो बोलता था इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि, कि तुमको लगता सच में सच है। जब बाइबा हुआ करता था हम लोगों का, तो बाइबा में क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ गलत जवाब देता था कि एग्जामिनर एकदम सोचता था हाँ सही बता रहा है क्या। जैसे एक बार उससे पूछा गया कि तुम लोग पढ़े होगे एटिक, जानते हो एटिक? कभी एक्सटेंशन में सुने होंगे, ATIC, एटिक, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक, तो बाइबा में बैठा, पूछा गया ये कहाँ होता है? ठीक, तो ये यूनिवर्सिटी में होता है। तो बताया कॉन्फिडेंस के साथ एकदम, यूनिवर्सिटी में होता है। कहा, ठीक, यूनिवर्सिटी में कहाँ पे होता है? तो कहता है इसकी एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है, हर जगह नहीं होता है। एक इसकी स्पेसिफिक लोकेशन होती है कि जो मेन गेट होता है, मेन गेट के जस्ट पास में बनाया जाता है हमेशा, ये उसकी लोकेशन होती है। ठीक, तो कभी कोई पूछ ले तो बताना, एकदम मेन गेट के, जो मेन गेट के पास पास में होता है। ठीक, तो उससे पूछा गया कहाँ होता है, तो कह रहा यूनिवर्सिटी में होता है। कह यूनिवर्सिटी में कहाँ होता है? कहता है यूनिवर्सिटी में जहाँ जगह मिलती है वहाँ बना देते हैं। कहता अच्छा ठीक, वहाँ जाते कैसे हैं? तो कह रहा है अगर पास में होता तो पैदल चले जाते हैं, और दूर होता तो बाइक से जाते हैं। तो ऐसा होता। उससे पूछा गया फॉरेन जीन क्या होता है? अभी पढ़ाऊंगा तुम लोग फॉरेन जीन क्या होता है। तो कह रहा है जो जीन विदेश से आया वो फॉरेन जीन। तो कह रहे किस में लेके आते हैं? कह रहा बोतल में भर के ले आते हैं जी। तो ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता था। तो वही तो कह रहा हूँ, ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, जो भी बोलो एकदम फुल कॉन्फिडेंस। अगर उसको आता होगा तो ठीक, और क्या पता उसको भी ना आता हो, बस दोनों बढ़िया काम हो जाएगा। अब लिखो इसके इफेक्ट। बताओ क्या चेंज होगा? ये फिर जीन नंबर चेंज हो गया? अभी तक चेंज, अब जीन नंबर चेंज हो ही रहा है, इतनी बार चेंज हो गया। क्या चेंज होगा? चेंज क्या होगा? कुछ नहीं चेंज होगा। क्या चेंज होगा? अरे तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है, देख के बताओ ना क्या चेंज हो सकता है। नए जीन बन जाएंगे? कैसे बनेंगे जीन नए? हैं? हाँ, जीन का ऑर्डर चेंज होता है इसमें। क्या चेंज होता है? जीन का ऑर्डर। ठीक, क्वेश्चन पर से पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोमल एबरेशन डू नॉट चेंज इन जीन नंबर। ऑप्शन देगा डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, नन ऑफ दीज। तो इनमें से किसमें जीन नंबर में चेंज नहीं हुआ है? तो किसमें? ऑप्शन है डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, नन ऑफ दीज। तो किसमें जीन नंबर में चेंज नहीं हुआ? इन्वर्जन में। ठीक, या पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग एबरेशन चेंज इन जीन सीक्वेंस। तो कौन सा हो जाएगा? जीन सीक्वेंस, इन्वर्जन, क्योंकि सीक्वेंस चेंज होता है। 2 से 3 था, 3 से 2 हो गया। ठीक, तो इफेक्ट लिखो, चेंज इन जीन सीक्वेंस। अगला,
पार्शियल मेल स्टेरिलिटी। हाँ, उसी का इफेक्ट है दूसरा। मेल स्टेरिलिटी पूरा चैप्टर है, ब्रीडिंग में पढ़ाऊंगा। इसमें क्या होता है, मेल फंक्शनल नहीं होता है, फीमेल नॉर्मल परफॉर्म करती है, जिससे कि आपस में पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। पूरा चैप्टर है, वहीं पढ़ाएंगे, ठीक। तो पहला तुमने पढ़ा डिलीशन। डिलीशन में क्या हुआ, क्या कम हुआ, क्या कम हुआ? अरे मैं डिलीशन पूछ रहा हूँ। डिलीशन में क्या हुआ, जीन नंबर कम हुआ, और क्रोमोसोम का साइज कम हुआ। डुप्लीकेशन में क्या बढ़ेगा, जीन जीन नंबर, जीन का नंबर बढ़ गया और क्रोमोसोम का साइज बढ़ गया। इन्वर्जन में प्लेस चेंज हो गया, मतलब सीक्वेंस चेंज हो गई। और लास्ट लिखो इसका ट्रांसलोकेशन। तो समझ में आ रहा है नाम क्या? हाँ, ट्रांसफर हो जाएगा कहीं, लोकेशन मतलब दूसरी जगह पर, ठीक। ट्रांस का मतलब होता है दूर, ठीक, या अलग। और ये तो हो ही गया, लोकेशन मतलब जगह। इसमें क्या होता है, जैसे याद करो तुम लोगों ने एक पढ़ा था क्रॉसिंग ओवर, पढ़ा था क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है? अरे कौन से क्रोमेटिड होती है वो? होमोलॉगस, ठीक। तो क्रॉसिंग ओवर होता है हमेशा होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में होता है, मतलब जो क्रोमोसोम सेम होंगे। जबकि ट्रांसलोकेशन क्या होता है, होगा वही काम लेकिन किसके बीच में, नॉन होमोलॉगस। बस यही अंतर होता है क्रॉसिंग ओवर और ट्रांसलोकेशन में। बात समझ में आई? जब एक्सचेंज होगा सेगमेंट का नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। और जब होमोलॉगस के बीच में चेंज होगा तो क्रॉसिंग ओवर। ये अंतर पूछता है, ठीक। बस इतना टर्म है, केवल एक टर्म याद रखना है कि अगर नॉन होमोस लिख दिया तो ट्रांसलोकेशन, अगर होमोलॉगस लिखा है तो क्रॉसिंग ओवर। बस लिख लो इसको, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन बिटवीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक। ठीक, ये दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हैं, नॉन होमोलॉगस हैं। इसमें 1 2 3, इसमें ए बी सी, ठीक। तो ये होता है मेनली तीन टाइप का। पहला होता है सिंपल, ठीक। सिंपल में क्या होता है, कुछ समझ में आया क्या हो रहा है? यहाँ से फ्रेगमेंट टूटा और यहाँ जाके अटैच हो गया, और सिंपल तरीके से एकदम लास्ट में अटैच हो गया। इसको बोलते हैं सिंपल ट्रांसलोकेशन है। हाँ, चाहे इधर ऐड हो जाए चाहे इधर ऐड हो जाए, किधर भी, लेकिन बस टर्मिनल रीजन पे ऐड होगा, इसको बोलते हैं सिंपल, ठीक। दूसरा होता है शिफ्ट, नाम समझ में आ रहा है, शिफ्ट।
अरे ट्रेन में कभी बैठे होगे, सफ़र किए होगे, तो बहुत शिफ्ट कराए होगे लोगों को। कराए हो? नहीं कराए? हाँ, खूब कराए होगे। बात समझ में आ रही है? इसमें क्या हुआ है, कहीं बीच में जाके शिफ्ट हो जाता है। ठीक। और दूसरा होता है, ये हो गया सिंपल, ये हो गया शिफ्ट। और अगला होता है, या फिर इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा तुम लोगों को। अभी समझ में आया कुछ? इसमें क्या हुआ है, दोनों ने अपने सेगमेंट को एक्सचेंज कर लिया है। इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं? रिवर्स। तो ये मेरे लिए तीन टाइप का होता है, सिंपल, शिफ्ट और रिवर्स ट्रांसलोकेशन। सिंपल में क्या होता है कि एक कट फ्रेगमेंट टूटता है और दूसरे में जाकर टर्मिनल रीजन पर अटैच हो जाता है। तो इसमें सिंपल वाले में क्या होगा, इसमें कमी आएगी, आएगी, और इसमें बढ़ जाएगा। इस वाले में क्या होगा, शिफ्ट वाले में सेम वही चीज, एक में कमी, और इसमें क्या होगा, ना एक में कमी नहीं आएगी, कम नंबर में कमी नहीं आएगी, बस क्या होगा, सीक्वेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक। तो इसीलिए ये एक ऐसा ट्रांसलोकेशन, एक ऐसा एब्रेशन होता है जिसमें सब कुछ चेंज हो जाता है। जीन नंबर भी चेंज हो सकता है, क्रोमोजोम का साइज भी चेंज होता है, जीन की लोकेशन भी चेंज हो जाती है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, लिंकेज मैप चेंज हो जाता है। ठीक, इसमें पूरा मैप ही चेंज हो जाता है। ठीक, तो ये लिख लो, बना लो, केवल समझ में आ ही जाएगा। सिंपल। हाँ। टर्मिनल सेगमेंट, टर्मिनल सेगमेंट ऑफ वन क्रोमोसोम अटैच्ड विद, terminal segment of one chromosome is attached with, attached at, with रहने दो, attached at one end of, attached at one end of, attached at one end of non homologous chromosome। ठीक, दूसरा लिखो शिफ्ट। अरे बना लेना बाद में। शिफ्ट लिखो, सेगमेंट ऑफ वन क्रोमोसोम
इज इंटीग्रेटेड, इज इंटीग्रेटेड विद इन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक, तीसरा लिखो रेसिप्रोकल। टू नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम रेसिप्रोकल, टू नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम exchange segment with each other, exchange two non-homologous chromosome exchange segment with each other, each other, सेगमेंट विद ईच अदर मतलब दो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं, दोनों एक दूसरे से सेगमेंट को एक्सचेंज कर लेते हैं। बस बना लो। अच्छा, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ चुके हो तुम लोग, बताओ। यही मतलब चल रहा है जो, कौन कौन सा? एंटोमोलॉजी, पैथो, एक्सटेंशन, जेनेटिक्स, साइटोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, जीएस, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर। हम्म सब समझ में आ रहे हैं? हैं? अरे कुछ बताओ, अरे कुछ बोल ही नहीं रहे। कुछ ऐसा सब्जेक्ट जो ना समझ में आ रहा हो। अरे बोलोगे नहीं तो कैसे जानेंगे? जब पढ़ाया जाता है तो सब समझ में आता है, रूम पे जाके सब गोल हो जाता है। ये तो बड़ी समस्या है। फिर क्या किया जाए? यार हम भी तुम्हारी तरह कभी रहे थे एक टाइम। हैं? झटके लगने के बाद अपने निकल जाता है। गाड़ी वाले चलती रहती है, ठीक, जब फंस जाती है तो फिर फंसी रहती है, फिर दूसरा ट्रैक्टर वगैरह आता है या जेसीबी आए या फिर खुद ही ब्रेक आगे पीछे करके लगाओ धक्का, होता है ना, तभी निकल पाती है। तो वैसे ही कुछ झटका लगेगा, निकल जाएगी आराम से गाड़ी। ना सब निकल गए थे ना फिर, निकल गए थे ना। हाँ तो निकल जाते हैं ना, लेकिन बाद में फंस तो जाते हैं लेकिन निकल जाते हैं ना। वैसे ही कभी झटका लगे तो निकल जाओगे फिर। चलो, ये हो गया। बस अब आज का लास्ट टॉपिक थोड़ा और पढ़ लो। अब तुमने पढ़ लिया कि ट्रांसलोकेशन में नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं, पढ़ लिया। नॉन होमोलॉगस का मतलब वो डिफरेंट होगा, होगा ना डिफरेंट। अब वो डिफरेंट कौन सा क्रोमोसोम है, इसके बेस पे ये ट्रांसलोकेशन होता है तीन टाइप का। एक होता है प्राइमरी,
एक होता है सेकेंडरी और एक होता है टर्सरी। ठीक, बात समझ में आ रही? नॉर्मली जो ट्रांसलोकेशन होता है वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब जो डिफरेंट टाइप का क्रोमोसोम है, और वो डिफरेंट टाइप का क्रोमोसोम कैसा है इसके बेस पे कितने टाइप का, 3 टाइप का। पहला लिखो, अच्छी टाइप लिखो, प्राइमरी ट्रांसलोकेशन। प्राइमरी में लिखो एडिशनल सेगमेंट इज फ्रॉम छोड़ो इसको, रहने दो लिखने को, ना रहने दो, छोड़ दो, भी रहने दो इसको, इसको अभी रहने दो। हाँ तो काट दो, क्या दिक्कत है, अभी कौन सा पेट भर गया इससे। इसकी जगह पे तुम ये लिखो, प्राइमरी सेकेंडरी जगह पे इफेक्ट लिखो, लिखो इफेक्ट। हाँ उसी ट्रांसलोकेशन के इफेक्ट लिखो। लिखो तो, टाइप 3 ही है लेकिन लिखो इफेक्ट। जीन मैप चेंज, अगला लिखो इफेक्ट ऑन सेग्रीगेशन। अगला पॉइंट, इफेक्ट ऑन सेग्रीगेशन, मतलब पहला इफेक्ट लिख दिया चेंज इन जीन मैप, दूसरा लिखो इफेक्ट ऑन सेग्रीगेशन। अब सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग हो जाना। अब ये बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि एक बार इससे पूछा जा चुका है। एडजेसेंट फर्स्ट, एडजेसेंट सेकेंड, एडजेसेंट थर्ड। होमोलॉगस नॉन होमोलॉगस पता है ये क्या होता है, हाँ कि ना? तो हाँ ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है। इतना कंफ्यूजन हो गया? हाँ देखो, ये दोनों कैसे क्रोमोसोम हैं? होमोलॉगस हैं, सेम है। ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में होमोलॉगस, ये आपस में होमोलॉगस। अगर इन दोनों को आपस में देखा जाए तो नॉन होमोलॉगस। ठीक, जब ये क्रोमोसोम होमोलॉगस तो इनके सेंट्रोमियर भी कैसे हैं? सेम है, होमोलॉगस हैं। इनके सेंट्रोमियर भी कैसे हैं? सेम है, मतलब होमोलॉगस। इसको हम कह सकते हैं कि होमोलॉगस सेंट्रोमियर कह सकते हैं, इनको कह सकते हैं होमोलॉगस सेंट्रोमियर। और अगर इन दोनों को आपस में कहें तो नॉन होमोलॉगस सेंट्रोमियर।
बात समझ में आ रही है? कुछ बात समझ में आ रही है? अगर हम इन दोनों के सेंट्रोमियर आपस में देखें, दोनों एक जैसे हैं, तो क्या कहलाएंगे? होमोलॉगस सेंट्रोमियर। और अगर इन दोनों के देखें, होमोलॉगस। और अगर इन दोनों को आपस में देखें तो नॉन होमोलॉगस। ठीक। चलो इस कल बताएंगे। हैं? चलो कल बताएंगे, वेट कर रहे हैं। हमारी क्लास अभी 1 मिनट एक्स्ट्रा हुई है। चलो ठीक है, धन्यवाद।